कल राज्यसभा के 56 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 41 सीटें पहले ही निर्विवाद चुनी जा चुकी थी और 15 सीटों के लिए कल यानी कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुआ। पूरे दिन ये समाचार न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पे छाया रहा। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या राज्यसभा का इलेक्शन लोकसभा की तरह ही होता है या इसका कोई अलग प्रोसेस है। तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस को और समझते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो राज्यसभा के बारे में बता दूं कि राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है। इसमें 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, यानी कि पूरा हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 250, जिसकी करंट स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से 233 मेंबर इलेक्टेड है और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस हाउस का चेयरमैन होता है और इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो लोकसभा की तरह ही होती है, सिवाय फाइनेंस बिल में, जिसमें लोकसभा को प्रायोरिटी होती है। इसके लिए हर एक स्टेट का अपने कंस्टिट्यूएंसीज के हिसाब से और नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से सीटें दी जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को 31 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश को 3 सीटें हैं। जो मेंबर्स है राज्यसभा के, उन्हें डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो चुनते हैं और इसका इलेक्शन भी राज्यसभा के अंदर में नहीं होता है बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। और हर एक मेंबर का टर्म 6 साल का है, लेकिन मेंबर उसी स्टेट का हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार मेंबर रिजाइन कर जाते हैं, डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह, तो इलेक्शंस कई बार रोटेशन में होते रहते हैं। लेकिन अगर एक मेंबर का चेंज के बाद जो उसी सीट के लिए आया है तो सिर्फ बैलेंस टेन्योर के लिए इलेक्शन होता है और बैलेंस टेन्योर ही उस कैंडिडेट को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट के बाद डोमिसाइल का मसला भी हल हो गया है और साथ ही साथ अगर एक सीट भी है तो भी उसके लिए इलेक्शन कराना जरूरी हो गया है। उसके बाद आते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है ये प्रोसेस लोकसभा इलेक्शन से अलग है। यहाँ लेजिस्लेटर्स अपने कैंडिडेट को चुनते हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये ओपन बैलेट सिस्टम है, यानी कि अगर मान लो मैं वोट कर रहा हूं एज ए लेजिस्लेचर, तो जो भी मेरे पार्टी का पोलिंग एजेंट है मैं उसको वोट दिखाऊंगा कि मैं किसको वोट कर रहा हूं, ताकि ये डिफेक्शन वगैरह की बातों से दूर रहा जाए। ये रूल 1998 में लाया गया था। जब इलेक्शन का डेट आता है, जैसे अभी जो इलेक्शन होते हैं वो अप्रैल 2 और अप्रैल 6 को जिन लोगों की टर्म्स खत्म हो रही थी उनके लिए लाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। तय डेट पे लोग नॉमिनेशंस फाइल करते हैं और तय डेट पे इसको विड्रॉ किया जाता है अगर किसी को लगता है कि वो नहीं जीत सकता या कोई भी कारण हो सकता है। बाद में इन पेपर्स की स्क्रूटनी की जाती है और अगर जितनी सीटें हैं उतना ही इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं तो फिर वो कैंडिडेट्स इलेक्टेड माने जाते हैं। अदरवाइज इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि 27 फरवरी को हुआ था। अब प्रोसेस क्या है इलेक्शन के दिन का? ये हर एक वोटर जो है एमएलए अपना सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग कर सकते हैं। जब वोटिंग हो जाती है तो शाम को 5 बजे के बाद इन वोटों की गिनती होती है और उसी दिन रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि हिमाचल में सिर्फ 68 थे और कर्नाटका में 245 थे। जब इसमें जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के हिसाब से वोट्स गिने जाते हैं, जो विनर कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम जो ऑथराइज फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स है वो मिलने चाहिए। अगर ड्रॉ होता है, जैसे कि कल हिमाचल के केस में हुआ था, तो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकाला जाता है अगर सिर्फ एक कैंडिडेट है, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को भी काउंट किया जाता है और इसी तरह से वोट्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है और उनको वैल्यू दी जाती है जब तक कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड डिक्लेयर नहीं होते हैं। अब फार्मूला क्या है इसके जीतने का? फार्मूला यह है कि अगर एक सिंगल सीट है, जैसे कि कल हिमाचल में एक सीट और 2 कैंडिडेट थे, तो जितने नंबर ऑफ वोट्स है या जितनी सीटें उससे 2 से डिवाइड किया जाएगा और उसमें +1 किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में एक सीट थी, 2 कैंडिडेट थे, 68 वोटर्स थे, दैट इज 68 एमएलएस थे। सो विनिंग कैंडिडेट को 68/2 = 34 + 1 यानी कि 35 सीटें, 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट लेना जरूरी था। जबकि अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स हो तो हर एक एमएलए वोट को 100 से गिना जाता है और उसको जो है जो फिगर आएगा, जैसे कर्नाटका में 245 थे तो फिगर आएगा 2,24,500, उसको नंबर ऑफ सीट्स +1 यानी कि 4 सीटें थी तो +1 हो गया 5, उससे डिवाइड किया जाएगा तो फिगर आ जाएगा 4,900 +1 यानी कि 4,901।
इतने वैल्यू ऑफ वोट्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट का एक अलग वैल्यू है, फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट का अलग वैल्यू है, थर्ड प्रेफरेंस वोट का वैल्यू है। सो टोटल करके जो भी कैंडिडेट को 4901 वैल्यू का वोट्स मिलेंगे वो कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। सो ये तो हो गया इसका अर्थमेटिक या प्रोसेस। लेकिन कल क्या हुआ? हिमाचल में 6 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया, उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई, कर्नाटका में एक बीजेपी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया। तो फिर इनके ऊपर क्या एक्शन होगा? सो इस इलेक्शन के लिए सभी पार्टी के चीफ जो व्हिप्स होते हैं वो व्हिप जारी करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट करोगे। अब क्योंकि ये ओपन बैलेट सिस्टम है, तो जब एमएलए डिफाई करता है पार्टी के व्हिप को, पार्टी एक्शन इनिशिएट कर सकती है। वो स्पीकर से डिमांड कर सकती है कि इस एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बेस्ड ऑन द फैक्ट स्पीकर आगे की कार्रवाई करते हैं। अब लेते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। अब जो इलेक्शंस हुए हैं ये 2 और 6 को रिटायरिंग कैंडिडेट्स के लिए हुए हैं। तो आपको जैसे पता है कि मई में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी के जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं उससे राज्यसभा का सीट्स का गणित जो है वो बदल जाएगा। अब जैसे बीजेपी को फॉर एग्जांपल जितने सीटें मिलनी चाहिए थे उससे 2 सीटें उन्होंने ज्यादा जीती है। हिमाचल में ड्रॉ ऑफ लॉट से एक जीती है और उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के कारण एक उनको सीट है, तो उनकी नफरी बढ़ गई है, सीट्स बढ़ गई है। अब जो इंक्रीज स्ट्रेंथ है एनडीए की, वो अगर दोबारा पावर में आते हैं वो उनको मदद करेगी वेरियस बिल्स को पास करने के लिए। ऐसे भी कई बिल होते हैं जहां पे जॉइंट सिटिंग लेनी पड़ती है, तो उस दौरान जो है ये इंक्रीज स्ट्रेंथ उनको हेल्प करेगी। लेकिन मान लो ऐसा भी होता है कि वो नहीं जीत के आते हैं, तो फिर वो अपोजिशन में चले जाएंगे। उस दौरान उनकी ये इंक्रीज स्ट्रेंथ जो है वो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट होगी, उसके बिल्स को ब्लॉक करने में, अपोज करने में काम आएगी। साथ ही साथ कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो या तो लोकसभा सीटें लड़ना नहीं चाहते, जैसे फॉर एग्जांपल मिसेस सोनिया गांधी जो पहले अमेठी की सांसद थी, अब इस बार वो राजस्थान से सांसद आई है राज्यसभा में। या फिर कई ऐसे लोग जिनका एक्सपर्टाइज हमें मिनिस्ट्री में चाहिए लेकिन उनका अपना कोई लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है या वजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ओपी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर, उनको उड़ीसा से इलेक्ट किया गया है। तो ये डोमिसाइल के ऐसे भी लोगों को यहाँ पे हम ला सकते हैं। तो इसी तरह से राज्यसभा की चेंज बनावट अगला जो लोकसभा का इलेक्शन चुनाव होगा और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसके फंक्शनिंग के लिए अगले 5 साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। ये तो था प्रोसेस और इम्प्लीकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें। और इस वीडियो में एक मैंने चीज़ बताई जो कि छूटी हुई रही थी, जिसका आपने ढूंढना है कि अगर 250 का स्ट्रेंथ है तो 245 मेंबर्स क्यों है, 5 मेंबर कहाँ गए। तो लीजिए इसको अगली बार के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।